ठीक है, तो कल की क्लास जो थी हम लोग यहाँ कुछ ये लास्ट पॉइंट लिख रहे थे और वहीं पर क्लास एंड हो गई थी। ठीक है, इंटरप्ट हो गई थी, एंड कहने से बेटर है इंटरप्ट हो गई थी। ठीक है, तो रोमांटिक क्रिटिसिज्म हम लोग पढ़ रहे थे, फर्स्ट पॉइंट लिख लिया था, दैट इज रोमांटिक क्रिटिसिज्म इज द नेम अप्लाइड टू द न्यू चेंज। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट हम लोग लिख रहे थे दैट रोमांटिसिज्म जस्ट अ वर्क ऑफ आर्ट by its end rather than by its means। यही कुछ हम लोग लिखे थे, थोड़ा सा रह गया था, आई होप कि एंड तक लिखे थे आप लोग इस पॉइंट को, उसके आगे का छूट गया था, तो इस पॉइंट को कंप्लीट कर ले। कि रोमांटिसिज्म जस्ट अ वर्क ऑफ आर्ट बाय इट्स एंड रादर देन बाय इट्स मीन्स, और मीनिंग भी कर सकते हैं यहाँ पर। एक्चुअली में इसके पहले का जो भी क्रिटिसिज्म है, मीन्स बिफोर रोमांटिसिज्म, ठीक है, जो भी क्रिटिसिज्म है वो ऑलमोस्ट मीनिंग पर सेंटर्ड क्रिटिसिज्म। ठीक है, लेकिन यहां पर मीनिंग सेंटर्ड नहीं है। ठीक है, यहां पर एंड सेंटर्ड है। ठीक, आगे इसी में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और इसमें जो मेन इन्फ्लुएंसेस आते हैं उसमें दो इन्फ्लुएंसेस स्पेशल हैं। ठीक है, तो वो दोनों इन्फ्लुएंसेस के नाम आप लिख लो, दिन बेटर है। एक मिनट, मैसेज है कोई? ओके, ठीक है, तो जो दो इन्फ्लुएंसेस हैं उनमें से जो पहला इन्फ्लुएंस है वो जर्मन इन्फ्लुएंस है, दूसरा जो है वो फ्रेंच इन्फ्लुएंस है। ठीक है, तो यहीं पर आप उस इन्फ्लुएंस के लिए लिखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द मोस्ट important continental influences responsible for this change is of France and Germany। France and Germany। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा दैट रोमांटिसिज्म विद लिटरेचर एंड क्रिटिसिज्म बोथ हैज हाई इन्फ्लुएंस ऑफ जर्मनी एज वेल एज ऑफ फ्रांस। ठीक है, फ्रांस और जर्मनी दोनों का जो है एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस जो है वो मिलता है रोमांटिक क्रिटिसिज्म और रोमांटिक लिटरेचर पर। और आप अगर देखेंगे हिस्ट्री में जाएंगे देन यू विल फाइंड दैट कि जो रोमांटिक लिटरेचर है उसकी जो ओरिजिन है वो कहाँ से आती है, वो जो है जर्मनी के बिल्ड स्टावनडंग एक मूवमेंट है वहां से आती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि स्टावनडंग मूवमेंट से निकल करके रोमांटिसिज्म वहां से आता है, फ्रांस, फ्रांस से देर आफ्टर इंग्लैंड पहुंचता है। और इसका जो इन्फ्लुएंस है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इन्फ्लुएंस, जर्मन फिलॉसफी स्टावनडंग फिलॉसफी का इन्फ्लुएंस वो ब्रिटिश रोमांटिक राइटर्स पर खूब अच्छे से पड़ा है, और उनसे इन्फ्लुएंस होकर के इनका जो क्रिटिसिज्म है, इनकी जो राइटिंग है वो बहुत हद तक प्रभावित हुई है।
ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग जो पहला क्रिटिक डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ। तो पहला लिखेंगे आप लोग विलियम वर्ड्सवर्थ। आपको पता है कि ये कोई प्रोफेस्ड क्रिटिक नहीं है, ठीक है। 1770 में इनका बर्थ हुआ और 1850 में 1850 में इनका डेथ होता है, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड की फिगर हैं किसके, रोमांटिसिज्म के इन इंग्लैंड। तो ये एक पॉइंट याद रखना है विशेष रूप से। और दूसरा बात क्या याद रखना है कि ये कोई प्रोफेस्ड क्रिटिक नहीं है। इवन हम लोगों ने जो बात की कि कोई भी इधर का प्रोफेस्ड क्रिटिक नहीं है, इधर उधर बिखरे हुए उनके क्रिटिकल आइडियाज मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, the chief of his critical papers, the chief of his critical papers is number one, the preface to lyrical ballads। ठीक है, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स, यही ब्रैकेट में आप जानकारी के लिए ऐड कर लीजिए सेकंड एडिशन। ठीक है, सेकंड एडिशन कब था, ये 1800 का सेकंड एडिशन था। आई होप आपको लिरिकल बैलेट्स के सारे एडिशंस याद होंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, सब्सिक्वेंटली इसको चेंज क्या किया गया है, इसी में ऐड करिए चेंजेस, चेंजेस इन 1802 एंड 1815। ठीक है, तो दो बार इसमें चेंजेस भी किए गए थे। 1802 में पोएटिक डिक्शन नाम का एक अपेंडिक्स ऐड किया गया था एंड 1815 में कुछ और पैराग्राफ्स ऐड किए गए थे। उसमें से बेसिकली एक बात आपको याद रखनी है, जैसे उनका जो बेसिक आइडिया है वर्ड्सवर्थ का अबाउट पोएट्री, और हम लोग कह लें कि दैट इज डेफिनेशन ऑफ पोएट्री। तो पहले उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था दैट पोएट्री इज एन स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशन, बट ये रॉन्ग है और उनको भी रॉन्ग लगा और उन्होंने इसे जो है थोड़ा सा मॉडिफाई किया और इस डेफिनेशन में कुछ फ्रेजेस और ऐड किए। तो ये जो सारी चीजें हुई वो 1815 के एडिशन में जो उन्होंने ऐड किया वहां पर होती है। जैसे पोएट्री को कहा स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशन, उसी में फिर आगे जोड़ा जो ट्रैंक्विलिटी वाला फ्रेज है, ठीक है, कि बाद में उसको हम लोग बैठ करके मेडिटेट करते हैं ट्रैंक्विलिटी में, देयर आफ्टर वो पोएट्री निकल करके आती है, ठीक है। ये इनका पहला और सबसे मेजर वर्क माना जाता है क्रिटिसिज्म का, ठीक है। आगे देखेंगे दूसरा। अच्छा, ये जो 1815 का है इसी को द सप्लीमेंट्री एडिशन कहते हैं।
ठीक है, तो यही हो गया सप्लीमेंट्री एडिशन। मतलब जो इनके मिले वो 3 तरीके से, 1800 का प्रीफेस लिरिकल बैलेट का, फिर उसमें जो चेंज किया गया 1802 में क्या आया, अच्छा यहीं पर इसको भी लिख लो 1802 का, ये हो गया अपेंडिक्स पोएटिक डिक्शन। ठीक है, तो ये पोएटिक डिक्शन नाम का 1802 का अपेंडिक्स, और तीसरा कौन सा है, सप्लीमेंट्री एडिशन ऑफ 1815। ये सारे के सारे कहाँ के हैं, ये सभी जो हैं लिरिकल बैलेट्स के प्रीफेस हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ मिलता है तो कुछ जो इन्होंने लेटर्स और पेपर्स लिखे हैं उसमें मिलता है, बट बेसिकली यही इतना सा जो है इनका आइडिया है। ठीक है, मेन मेन जो कॉन्सेप्ट है, और इनका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ पोएट्री है वो है डिक्शन में सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज का है, और उसमें जो है पोएट्री क्या है इसके संबंध में कॉन्सेप्ट ऑफ जो पोएट्री है इनका, वो है पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशन। तो ये चीज लिख लीजिए कि अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings। ठीक है, तो इनका जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअल में यही था कि जो पोएट्री है वो क्या है, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। ठीक है, जो भी पावरफुल फीलिंग्स हैं उन्हीं का एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है। क्लियर? लेकिन फिर जो है जो इनका दूसरा एडिशन आया, ठीक है, उसमें जो इन्होंने कहा पोएटिक डिक्शन, तो लिखिएगा यहीं पर आगे लिखिएगा, बट हिज आइडिया आइडिया ऑफ पोएटिक डिक्शन ये क्या है, इन ए सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मैन, इन ए सिलेक्शन really it's a selection of language really used by men। तो एक बात यहां पर आप देखेंगे कि एक तरफ इन्होंने कहा कि पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। तो अब जरा सा एक बात सोचिएगा और मेडिटेट करेंगे तो ये पाएंगे दैट दिस टू स्टेटमेंट इज वेरी कॉन्ट्रडिक्टरी। ठीक है, अगर पोएट्री स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग है, देन हाउ इट कैन बी अ सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मैन। मींस इफ वन थिंग इज spontaneous, how it can be a selection, and if it is a selection, then how it can be spontaneous। अब याद रखिएगा एक चीज कि दिस फर्स्ट आइडिया वाज गिवन इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ 1800,
and this line comes from his idea of poetic diction that was added in 1802 as an appendix. ठीक है, दूसरा जो आइडिया निकल करके आता है इनका, उसको एज एन अपेंडिक्स जो है इसमें जोड़ा गया था। देन इन्होंने क्या कहा, इसको करेक्ट किया, करेक्ट करके क्या कहा, उसमें चीजें और जोड़ी। तो यहां पर एक आगे की बात इनकी समझिएगा नेक्स्ट पॉइंट में। he means Wordsworth, he modifies his idea of poetry। ठीक है, जो इन्होंने मॉडिफाई किया उसको जरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो पूरा कोट हम लिखवा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लंबा कोट है, लेकिन यही पूरा जस्ट है वर्ड्सवर्थ की क्रिटिकल थियरी का, क्रिटिकल थॉट्स का। तो पूरा लिखिएगा, आई हैव सेड that poetry is spontaneous overflow spontaneous overflow of powerful feelings, of powerful feelings। ठीक है, यहां पर कोलन सेमी कोलन लगाइएगा, आगे लिखेंगे इट टेक्स इट्स ओरिजिन। अब यहां से आगे का जो है इनका मॉडिफिकेशन है, इट टेक्स इट्स ओरिजिन from emotion, from emotion by a species। अच्छा, इमोशन थोड़ा सा छूट गया, तो लिखिएगा इमोशन recollected in tranquility, emotion recollected in tranquility। recollected in tranquility। फिर से कोलन करिएगा, आगे इसी में ऐड करेंगे द इमोशन, आगे लिखेंगे द इमोशन by a species by a species of reaction comma the tranquility gradually disappears gradually। ये स्पेलिंग समझ में आ रही ना,
disappears gradually disappears and an emotion kindred to that which was before the subject. Before the subject of contemplation. Is gradually produced and does itself actually exist in the mind. Exist in the mind. In this mood, in this mood, successful composition successful composition generally begins and in a mood similar to this, similar to this, it is carried on. It is carried on. ठीक है, तो ये पूरा जो है इनका एक्सप्लेनेशन था। जरा इसमें देखिएगा, एक तरीके से अगर समझें तो पूरे कमेंट में यहाँ 3 पार्ट है। पहला जरा देखिएगा बिगनिंग। बिगनिंग में क्या करें कि आई हैव सेड दैट पोएट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। ये तो वो बात कह दी जो इन्होंने पहले कही थी। ठीक है, आगे यहां से इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, हाउ इट इज अ पावरफुल फीलिंग्स का जो है ओवरफ्लो कैसे, हाउ इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। देन आगे कह रहे हैं कि इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रंक्विलिटी। ये एक्चुअली जो पोएट्री है वो उसका ओरिजिन कहां से होता है, जो हमारे इमोशंस हैं जो रिकलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, कहा
इन ट्रैंक्विलिटी, जब हम अकेले में बैठते हैं तो जो हमारे इमोशंस अलग अलग जगहों से जुड़े हैं वो जब फिर से रिकलेक्ट किए जाते हैं, देन पोएट्री की ओरिजिन होती है। आगे कह रहे हैं द इमोशन, अब इस इमोशन को जो है यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, द इमोशन बाई अ स्पीसीज ऑफ रिएक्शन, ठीक ना। अच्छा, थोड़ा सा इसमें छूट गया है क्या? हाँ, थोड़ा सा कुछ छूट गया है, इस चीज को यहाँ पर ऐड कर लें। यही द इमोशन जो है, ये इसी में चीजों को थोड़ा सा आप ऐड करिए। द इमोशन is contemplated, is contemplated, is contemplated till is contemplated till, यहाँ पे करेंगे कामा, till, अब यहां आगे समझेंगे बाई अ स्पीसीज ऑफ रिएक्शन, ठीक है। द ट्रैंक्विलिटी ग्रेजुअली डिसअपियर्स, तब तक ये इमोशन जो है कंटेम्पलेट किया जाता है जब तक कि ये जो है धीरे धीरे क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। ट्रैंक्विलिटी ग्रेजुअली डिसअपियर्स एंड एन इमोशन किंडर टू दैट विच वाज बिफोर द सब्जेक्ट ऑफ कंटेम्पलेशन, और एक इमोशन निकल करके आता है जो इसके पहले उस कंटेम्पलेशन का सब्जेक्ट था, इज ग्रेजुअली प्रोड्यूस्ड, और एक नया इमोशन, एक नई फीलिंग जो है वो प्रोड्यूस होती है, किसकी वजह से, वो जो कंटेम्पलेशन होता है, ठीक है। एंड डज इटसेल्फ एक्चुअली एग्जिस्ट इन द माइंड, और वो माइंड में एग्जिस्ट करता है इन दिस मूड, और अब जो मूड होता है पोएट का, इन दिस मूड सक्सेसफुल कंपोजिशन जनरली बिगिंस, और इसी मूड में एक कंपोजिशन बिगिन होती है, एंड इन अ मूड सिमिलर टू दिस इट इज कैरीड ऑन, और ये जो पोएट्री है वो कैरी ऑन होती है और पूरी हो पाती है, ठीक है। तो यहां पर अब एक बात जरा देखिएगा, जो फीलिंग्स थी, पावरफुल इमोशंस थे, उन पर जब कंटेम्पलेट किया गया और एक मूड जनरेट हो गया माइंड में, और अब पोएट्री जो है पैदा हो रही है, देन इस समय पॉसिबल है दैट पोएट कैन चूज द लैंग्वेज, बट इफ is actually the spontaneous overflow, then poet has no freedom to choose the language. बात इतनी क्लियर है? अच्छा, अब इसमें देखिएगा दो तीन स्टेप्स हैं पोएट्री के जनरेशन में, तो पोएट्री के जनरेशन में जो स्टेप्स हैं उसको जरा देखिएगा। तो चाहे आप हेडिंग करके लिख लें या ऐसे ही लिख लें, ठीक है, तो ऐसा यहीं पर लिख लें, द स्टेप्स इन पोएटिक प्रोसेस, ठीक है। जो पोएटिक प्रोसेस है उसमें स्टेप्स क्या है, तो नंबर 1 लिखिएगा, द फर्स्ट स्टेप या द फर्स्ट स्टेज
in the poetic process is process is the spontaneous overflow of powerful feelings. ठीक है, ये हुआ। आगे नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, सेकेंड वन, द सेकेंड स्टेप या सेकेंड स्टेज ही लिख लीजिए। स्टेज इज their recollection in tranquility। ठीक है, तो जो दूसरा स्टेप है वो क्या है, रिकलेक्शन है। एंड थर्ड एंड लास्ट स्टेप इज नंबर 3, द थर्ड एंड लास्ट step is their expression in poetry। ठीक है, तो इनका कहने का सेंस ये है कि ये नेचुरल पोएट थे, तो इसको इस तरीके से नेचुरल ऑब्जेक्ट से समझिए कि सपोज दैट आप कहीं घूमने गए, आपने जो है बर्फ से ढके हुए पहाड़ देखे, सुंदर से झील देखी, फूल देखे, वहां पर महकते हुए गुलाब देखे, और चिड़ियों की चहचहाहट सुनी, एक सुंदर सा एकदम दृश्य देखा। ठीक है, एंड इस दृश्य को देखते ही क्या हुआ, द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग्स, द फर्स्ट स्टेज। ठीक है, और जैसे ही ये स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग्स आई, आप उस फीलिंग्स में खो गए, और फिर बाद में आप जब अकेले में आए, कहाँ आए, ट्रंक्विलिटी में आए। ठीक है, देन यू हैव रिकलेक्टेड दिस स्पॉन्टेनियस फीलिंग्स। ये जो फीलिंग्स आपको वहां देख करके आई थी, अब आपने उसको रिकलेक्ट किया, वापस से उसको मेमोरी में लाया, याद किया, और उसके बाद उस मेमोरी को आपने क्या किया, वर्ड्स के थ्रू, लाइंस के थ्रू, पोएट्री में एक्सप्रेस कर दिया। एंड दिस इज द थर्ड स्टेज ऑफ राइटिंग पोएट्री। पोएटिक प्रोसेस में ये तीसरा स्टेज है, जब वो आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस निकल करके बाहर आ जाएं, एक्सप्रेस हो जाएं। ठीक है, अच्छा एक कॉन्सेप्ट और है, उसको भी लिख लीजिए। वर्ड्सवर्थ का कॉन्सेप्ट है वर्ड्सवर्थ has a general conclusion
that every great poet is a teacher. I wish either to be wish considered as a teacher or as nothing. ठीक है, तो ये वर्ड्सवर्थ का एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज पोएट एज अ टीचर। अच्छा, नेचर एज अ टीचर भी इनका एक कॉन्सेप्ट है और पोएट एज अ टीचर भी इनका एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये जो मेजर कॉन्सेप्ट है विलियम वर्ड्सवर्थ के, इसको हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, और इस सेशन में अभी जस्ट 2.5 मिनट बचे हैं। आपका कोई क्वेश्चन है देन फटाफट से पूछ लीजिए, और इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे एसटी कॉलेज को। ठीक है, तो